नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरों में आज सबसे पहले बात करेंगे ऋषभ पंत देहरादून से मुंबई एयरलिफ्ट हो चुके हैं। दूसरी खबर में बात करेंगे जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को लेकर, वहां पर स्थितियां और भी ज्यादा विकट होती जा रही हैं। तीसरी खबर में बात करेंगे उत्तराखंड का जो महिला आरक्षण का बिल था उस पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद खबरों में होगा हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। साथ ही आखिरी खबर में बात करेंगे उत्तराखंड के लिए नाबार्ड की क्या सौगात देखने को मिली है। तो चलिए टॉप 5 में सबसे पहले बात करेंगे स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत को लेकर के। दरअसल ऋषभ पंत का जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद से ही उनका इलाज देहरादून के मैक्स अस्पताल में चल रहा था। इस दौरान मैक्स अस्पताल में उनसे मिलने के लिए काफी संख्या में लोग भी पहुंच रहे थे, जनप्रतिनिधि पहुंच रहे थे। लेकिन अब ऋषभ पंत को कल देहरादून के मैक्स अस्पताल से एयरलिफ्ट करके मुंबई भेजा जा चुका है। डॉक्टरों की परमिशन के बाद उनका इलाज अब मुंबई में ही होगा। बेहतरीन तरीके से उनका इलाज करवाने की कोशिश की जा रही है और फिलहाल देहरादून से ऋषभ पंत को एयरलिफ्ट करके मुंबई भेजा जा चुका है। दरअसल रोड एक्सीडेंट में घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत की मैक्स अस्पताल में 3 सर्जरियां की गई थी। 1 सप्ताह तक वो यहां पर भर्ती रहे। इस दौरान उन्हें दर्द से राहत देने के लिए कई तरह की थेरेपियां भी दी गई। अस्पताल में 5 डॉक्टरों की जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम थी उसकी निगरानी में ऋषभ पंत का उपचार चल रहा था। इसके बाद बीसीसीआई के साथ ही केंद्र सरकार भी उपचार की मॉनिटरिंग लगातार कर रही थी। अस्पताल प्रबंधन का यह कहना था कि इलाज के लिए जो सभी सुविधाएं हैं वो मुहैया उन्हें करवाई जा रही थी। लिगामेंट टेयर का भी इलाज करवाने की उनकी पूरी व्यवस्था की जा रही थी। लेकिन बीसीसीआई ने अनुरोध किया था जिसके बाद उन्हें मुंबई भेज दिया गया है। अब ऋषभ पंत को देखने के लिए यहां पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे थे और बीसीसीआई का ये मानना था कि उनका इलाज अब मुंबई में ही करवाया जाए, क्योंकि बीसीसीआई के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो उनका इलाज करेंगे। उनकी मॉनिटरिंग में ऋषभ पंत का पूरा इलाज किया जाएगा, इसीलिए ऋषभ पंत को यहां से ले जाया गया है। अब बात जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को लेकर। दरअसल जोशीमठ में हो रहा भूधसाव सभी की चिंताएं लगातार बढ़ाता जा रहा है। एक बार फिर से जोशीमठ में अब भूधसाव और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। हमने आपको लगातार दिखाया कि किस तरह से जोशीमठ के घरों में दरारें पड़ रही थी, तो अब वहीं स्थितियां ऐसी विकट हो चुकी हैं कि घरों में दरारें कम और घर टूटे फूटे ज्यादा लगने लगे हैं। लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं, लोग सड़कों पर भी उतर रहे हैं, सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। दरअसल जोशीमठ में लगातार भूधसाव बढ़ता ही जा रहा है। उत्तराखंड डिजास्टर एंड एक्सीडेंट सिनोप्सिस यानी कि उदास की रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ में करीब 500 घर ऐसे हैं जो कि रहने लायक नहीं है। रिपोर्ट में जोशीमठ में लगातार हो रहे भूधसाव को लेकर चिंता भी जताई गई है। लोगों का यह आरोप है कि प्रशासन ने स्थिति से निपटने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की है, जिसके कारण उन्हें 24 दिसंबर को सड़कों पर उतरना पड़ा था। इसके अलावा अभी भी लोग वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। हालांकि जिन घरों में दरारें पड़ी हैं वहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है, लेकिन तस्वीरों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जोशीमठ की स्थिति है और किस तरह से यहां पर घर रहने लायक बिल्कुल भी नहीं बचे हैं। चलिए बात कर लेते हैं महिला आरक्षण विधेयक को लेकर। दरअसल उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण देने वाला जो विधेयक है वो पास हुए 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन राजभवन से इस बिल को मंजूरी अभी तक नहीं मिल पाई है और ये कानूनी रूप अभी तक नहीं ले पाया है। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि महिला आरक्षण बिल पर एक राय होती हुई नजर नहीं आ रही है। राजभवन के जो विधि विशेषज्ञ हैं उनका यह मानना है कि इस तरीके का कानून सिर्फ देश की संसद ही बना सकती है और यही वजह है कि अभी तक ये बिल जो है कानूनी रूप नहीं ले पाए। दरअसल उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण के विधेयक पर संवैधानिक पेंच अब फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस पर सरकार और राजभवन की राय एक नहीं मानी जा रही है। राजभवन के जो विधि विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि इस तरह का कानून केवल देश की संसद में ही पारित हो सकता है। आपको बता दें कि इस बिल को पास हुए 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कानूनी रूप बिल नहीं ले पाया है। राजभवन गए 14 में से अधिकांश जो विधेयक थे उनको मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन महिला आरक्षण का मामला अभी भी लटका हुआ है। इसके बीच में एक राय नहीं बन पा रही है। अब देखना यह है कि महिला आरक्षण बिल पर आगे किस तरीके से राजभवन या फिर जो संवैधानिक विशेषज्ञ हैं उनका क्या स्टैंड रहता है, क्या उनकी राय रहती है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं हल्द्वानी अतिक्रमण को लेकर। दरअसल हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान जो शुरू किया गया था वो अब बड़े पैमाने पर विवादित रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। इसमें राजनीतिक एंगल भी सामने आ रहा है, जिसमें कि राजनीति अब तेज होती जा रही। तो वहीं उन लोगों के पक्ष में जिन लोगों को वहां से हटाया जा रहा है उन लोगों के पक्ष में काफी सारे लोग और काफी सारे संगठन भी आए हैं। इसमें केंद्रीय मंत्रियों तक की, केंद्रीय नेताओं तक की एंट्री भी अब होने लगी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सभी की नजरें हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या सुनवाई करता है।
हल्द्वानी के बनभूलपुरा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी होनी है। इस दौरान उत्तराखंड कांग्रेस के शीर्ष नेता भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि शीर्ष नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को अब लगातार उठाती जा रही है। बुधवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, कांग्रेस विधायक दल के जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं भुवन कापड़ी, हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदेश हैं, इसके अलावा कई और नेता हैं, ये दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में सुनवाई पर इन सभी की सुनवाई पर नजर भी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या सुनवाई करता है, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यह जनहित याचिका दाखिल की गई थी कि इस अतिक्रमण हटाओ अभियान को रोका जाए और वहां के लोगों के लिए कुछ व्यवस्थाएं की जाए। आपको बता दें कि बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का जो अभियान है, इसमें करीब 4,500 लोगों को चिन्हित किया गया है। ये सभी लोग सड़कों पर उतरे हैं। सभी का यह कहना था कि अगर इनको इस तरह से अचानक हटा दिया जाएगा तो फिर ये लोग कहां जाएंगे, इनके सामने बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी, बहुत ज्यादा संकट का सामना इन लोगों को करना पड़ेगा। इसी पर अब नजरें हैं सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या सुनवाई करता है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के कृषि और अन्य छोटे क्षेत्रों के लिए एक खुशखबरी को लेकर। दरअसल नाबार्ड ने उत्तराखंड के एमएसएमई सेक्टर और कृषि क्षेत्रों में जो छोटे सेक्टर हैं उनके लिए 30,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान यह भी कहा है कि जो ऋण वितरण व्यवस्था है उसमें पारदर्शिता लाई जाए। स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन नाबार्ड के द्वारा किया जा रहा है, उसमें यह घोषणा की गई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड ने स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2023-24 का आयोजन किया। इसमें कृषि और एमएसएमई सेक्टर को 30,000 करोड़ की सौगात दी गई है। नाबार्ड ने साल 2023-24 के लिए 30,301 करोड़ की ऋण संभाव्यता का आकलन किया है, जो कि बीते वर्ष की तुलना में करीब 6.22% तक अधिक बताई जा रही है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने ये निर्देश अधिकारियों को दिए कि ऋण व्यवस्था जो हो उसमें पारदर्शिता बरती जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि ऋण व्यवस्था ऐसी हो जिससे जरूरतमंदों को ऋण लेने में कोई दिक्कत ना हो सके। तो नाबार्ड की तरफ से 30,000 करोड़ की जो व्यवस्था की गई है, इसको एमएसएमई सेक्टर और कृषि सेक्टर में ऋण के रूप में वितरित किया जाएगा और इसमें अब किस तरीके से लोग इसका लाभ उठाते हैं, यह भी बड़ी बात रहेगी। ये थी उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरें। इन खबरों को लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।